Assalamu alaikum, students. Welcome to recorded lectures of economics. This is Khurram Sakim, and today we are going to start the new chapter. Dear students, here it is my channel with the name of Khurramnomics. You can follow my channel on YouTube, on Instagram, and on Facebook too. So you can learn economics, IGSE, and O level through animated diagrams. Well, today I'm going to start chapter number 23, that is market structure. And in this chapter, what you are going to study. Learning objectives. By the end of this chapter, you will learn analyze the effect of having high number of firms on price, quantity, choice and profit. अगर किसी भी प्रोडक्ट के बनाने वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, फर्म्स की तादाद ज़्यादा हो, तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आता है, चॉइस पे क्या इफेक्ट आता है, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आता है. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोनोपोली. मोनोपोली किसे कहते हैं. डिस्कस द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली के क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं. और हम पढ़ेंगे कंपेटिटिव मार्केट के. कंपेटिटिव मार्केट जैसे परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं, वो किस तरह एग्जिस्ट करती है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और सिचुएशंस हो सकते हैं. Okay, here it is the name of the chapter, that is market structure. In the first place, we would like to discuss what is the meaning of the market structure. Market structure is something a term for the conditions which exist in a market. There are a number of categories of market structure, from very competitive to a monopoly which does not face any direct competition. वेरी competitive का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी प्रोडक्ट के बनाने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हों. और एक एक्सट्रीम कंडीशन ये होती है, दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन मोनोपोली है कि किसी भी प्रोडक्ट का बनाने वाला सिंगल सेलर हो, उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो. तो इन दोनों के दरमियान जो भी और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि आप फर्दर ए लेवल्स में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डियोपोली, डियोपोलिस्टिक और इस तरीके से परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट होती है. लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है, कि परफेक्ट कंपेटिटिव और दूसरा है मोनोपोली. और ये सब के सब क्या कहलाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है. It varies from very competitive to a monopoly. Competitive market, a market with the number of firms that compete with each other. यानी एक ही प्रोडक्ट के बनाने वाले मार्केट में बड़ी तादाद में सेलर्स अगर मौजूद हैं, तो उसे कहते हैं competitive मार्केट. उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. मोर सेलर्स एंड बायर्स, यानी किसी प्रोडक्ट की बनाने वाले मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उसके बायर्स भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ज़माना था कि किसी प्रोडक्ट को बनाने वाले फ्री एंट्री एंड एग्जिट, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है. जो आना चाहे इस कंपटीशन इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दे, और जो जाना चाहे इस कंपटीशन से बाहर जा सकता है. उसके लिए भी कोई रुकावट नहीं है, ना आने वाले के लिए कोई रुकावट है, ना जाने वाले के लिए कोई रुकावट है. क्लोज या परफेक्ट सब्सिट्यूट्स. क्लोज या परफेक्ट सब्सिट्यूट से मुराद क्या है. फॉर एग्जांपल, आज भी अगर जाते हैं मार्केट में आप कोई फ्रूट्स लेने के लिए जिसका कोई ब्रांड ना हो, कोई मुर्गी के अंडे लेने के लिए जिसका कोई ब्रांड ना हो, सब्जियां लेने के लिए जिसका कोई ब्रांड ना हो, ये क्लोज सब्सिट्यूट्स कहलाते हैं, ये परफेक्ट सब्सिट्यूट्स कहलाते हैं. या आज अगर आप किसी गली के कोने पर जाते हैं और वहां जाके आप बर्फ खरीदते हैं, तो बर्फ बर्फ के नाम से मिल रही है, उस बर्फ का कोई ब्रांड नेम नहीं है. मिसाल के तौर पे लाल पिसी मिर्च या लाल या और भी कोई मसाले हैं जो वो पहले कभी मिला करते थे खुली किसी परचून की दुकान पे, तो वो सिर्फ पिसी लाल मिर्च के नाम से मिलते थे. तो देर वॉज द टाइम इट वॉज कॉल्ड क्लोज सब्सिट्यूट या परफेक्ट सब्सिट्यूट्स. लेकिन जब शान मसाले आए, मेहरान मसाले आए, नेशनल फूड्स के मसाले आए, इन्होंने इसको अब ब्रांड बना दिया. अब लाल मिर्च मार्केट में अवेलेबल है शान के नाम से, नेशनल के नाम से. तो अब ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं कहलाएंगे, अब ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. लेकिन जब तक ये शान और नेशनल या मेहरान नहीं थे,
तो लाल मिर्च मार्केट में लाल मिर्च के नाम से मिलती थी, तो इट वाज कॉल्ड क्लोज एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल इसी तरीके से आज मार्केट में आपको साबुन मिलता है लक्स के नाम से, कपरी के नाम से, लाइफ बॉय के नाम से, डव के नाम से, और भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन एक ज़माना था कि साबुन एक परचून की दुकान पे मिला करता था, एक फिनाइल की दुकान पे मिला करता था, जहाँ पे वो साबुन साबुन के नाम से बेचता था। आज भी मिलता है वो, और उसका कोई सब्सिट्यूट और उसके सब्सिट्यूट्स मौजूद हैं। यानी मार्केट में जब आप साबुन लेने के लिए जा रहे हैं तो साबुन साबुन के नाम से मिल रहा है। तो ये एक ज़माना हुआ करता था, लेकिन अब एक साबुन ब्रांड बन चुका है। तो साबुन के अब क्लोज या परफेक्ट सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। एक वक्त था कि मार्केट में कंपैटिटिव मार्केट उसे कहते हैं, जहां पर उस प्रोडक्ट के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं। परफेक्ट या क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है उसका कलर, उसका डिज़ाइन, उसकी खुशबू, उसका स्टाइल बिल्कुल एक जैसा हो, उनमें कोई फर्क ना पाया जाए। लेकिन आज जो साबुन मार्केट में मौजूद हैं, इनके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। हर साबुन का कलर अलग है, खुशबू अलग है, नाम अलग है, ब्रांड अलग है, स्टाइल अलग है, और उसकी प्राइस भी अलग है। प्राइस ट्रेकर, एक परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है, उससे वो प्राइस टेक करनी पड़ती है जो मार्केट में चल रही हो। मिसाल के तौर पे पहले अगर साबुन साबुन के नाम से मिलता था, मिस्टर ए अपनी दुकान पे साबुन बेच रहे हैं, मिस्टर बी भी अपनी प्रोडक्ट एक अपनी दुकान पे साबुन बेच रहा है या किसी ठेले पे साबुन बेच रहा है, तो वो अगर मार्केट में 10 रुपीज़ प्रोडक्ट की प्राइस है, एक साबुन की प्राइस है, तो सबको अपनी प्राइस 10 रुपये ही रखनी होगी। क्योंकि सब जो साबुन बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी करेक्टरिस्टिक, वो सारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो कोई भी आके 11 रुपए का अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। वो से परफेक्ट कंपेटिटिव के अंदर मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है, उस कम कम कंपटीटर को अपनी प्रोडक्ट की प्राइस वही रखनी पड़ती है। रिस्पॉन्ड क्विकली एंड फुली। अगर कोई कंपटीटर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए से कम करके 9 रुपए कर देता है, तो अल्टीमेटली जितने भी बायर या कंज्यूमर हैं, उससे प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे जो अपनी प्रोडक्ट को 9 रुपए कर देता है। और अगर मार्केट के बाकी कंपटीटर ये चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट भी मार्केट में बिके, तो उन्हें भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए से कम करके 9 रुपए करनी होगी। यानी उन्हें बड़ा रिस्पॉन्ड करना होगा क्विकली एंड फुली, अदरवाइज दे विल बी ड्राइवन आउट फ्रॉम द मार्केट। लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कंपेटिटिव जो होता है, विल प्रोबेबली अर्न कर रहा होता है रिलेटिवली वेरी लो प्रॉफिट, यानी उसको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा होता है। इन सम केसेस दिस मे बी जस्ट इनफ प्रॉफिट टू कीप देम प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। यानी हो सकता है कि लॉन्ग रन में उसे सिर्फ इतना ही प्रॉफिट हो रहा हो कि वो अपने बिजनेस को सरवाइव कर सके, यानी उसे ना होने के बराबर प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर एक परफेक्ट मार्केट कंपेटिटर को नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, और लॉस भी होता है। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन जरा डिटेल में पढ़ते हैं। द बिहेवियर ऑफ द कंपेटिटिव मार्केट इन द लॉन्ग रन। तो इन द लॉन्ग रन एक बिजनेस पर्सन को बहुत लो प्रॉफिट हो रहा होता है। इन सम केसेस होने वाला प्रॉफिट इनफ होता है कि वो सिर्फ सरवाइव कर सके मार्केट में। वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता है, मार्केट में इन रहना चाहता है, और वो अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को छोड़ के जाना नहीं चाहता। और ऐसा वो क्यों करता है? ताकि शॉर्ट रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो सके। नॉर्मल प्रॉफिट से मुराद ये होता है द प्रॉफिट बिट लार्जर देन द प्रॉफिट ही वाज गेटिंग इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा होता है, उससे थोड़ा प्रॉफिट बेहतर हो रहा होता है शॉर्ट रन में, जिसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगती है, एक शख्स ने दुकान खोली, वहां पे साबुन बेचने लगा, और इस तरीके से वहां पे 10 15 20 25 100 200 मजीद लोग साबुन बेचने लगे, उस प्रोडक्ट को बेचने लगे, लाल मिर्च बेचने लगे, कोई पर्टिकुलर एप्पल या फ्रूट बेचने लगे। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसकी वजह से उस प्रोडक्ट के बनाने वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो जाते हैं। और जब बनाने वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा इन होते हैं, तो जिसकी वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है।
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है। और जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो अट्रैक्ट न्यू फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री। हर कोई इस प्रोडक्ट को बनाने लगेगा, हर कोई इस बिजनेस में शामिल होने लगेगा, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाले मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो खुद ब खुद उसकी प्राइस क्या होने लगेगी, फॉल होने लगेगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट की सप्लाई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है। और सब के सब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी कीमत को अब गिराएंगे। और जब उसकी प्रोडक्ट को गिराएंगे, कम कीमत पर बेचेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा से तमाम मैन्युफैक्चरर्स को होने वाला प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट में। और अगर जो प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेची जा रही है उसकी डिमांड किसी भी वजह से फॉल हो जाती है, उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, गिर जाती है, तो उस प्रोडक्ट के बनाने वालों को क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। और जब लॉस होने लगेगा तो मार्केट विल फोर्स सम फर्म्स आउट ऑफ द इंडस्ट्री। कुछ लोग उस प्रोडक्ट को मार्केट में बनाकर बेचना छोड़ देंगे और वो कहेंगे इस प्रोडक्ट के बनाकर बेचने में मार्केट में कोई प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं है, तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रहे, सब लोग उस प्रोडक्ट को बनाना नहीं छोड़ देते। 100-200 में से 50 लोग चले जाते हैं, 100 लोग चले जाते हैं, और उस प्रोडक्ट के बनाने वाले अभी भी मार्केट में 10-15 या 20-25 रहते हैं, लॉस भी बर्दाश्त करते हैं। और जब वो लॉस बर्दाश्त करते हैं तो फिर होता क्या है? सप्लाई डिक्रीजेस, उस चीज की प्रोडक्शन मार्केट में थोड़ी कम होने लगती है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो फिर जो बचे हुए प्रोड्यूसर होते हैं वो उस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाने लगते हैं, और जब वो प्राइस को बढ़ाते हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लगता है। तो फिर से उस प्रोडक्ट को बनाकर बेचने वालों को नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है। तो इस तरीके से शॉर्ट रन में कंपैटिटिव मार्केट के अंदर ये साइकिल इस तरीके से मूव करता है, नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर कभी लॉस होने लगे तो दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है। अब हम मूव करते हैं कंपैटिटिव मार्केट से मोनोपोली मार्केट की तरफ। मोनोपोली मार्केट के अंदर, मोनोपोली मार्केट कहते किसे हैं? द यूजुअल मीनिंग ऑफ अ मोनोपोली इज अ सोल सप्लायर ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने वाला अपने आप में अकेला हो, उसका कोई कंपैटिटर ना हो। इस वक्त पाकिस्तान में कराची में तो बेहतरीन एग्जांपल मोनोपोली की मिलती है, वो है के इलेक्ट्रिक की। Some government define a monopoly as a firm that has 25% or more share of the market। कुछ मुल्कों के अंदर मोनोपोली को यूं भी डिफाइन किया जाता है कि जनाब अगर किसी प्रोडक्ट को बनाकर जो भी बेचने वाला है, अगर उसका मार्केट शेयर 25% है, 25% का मतलब, मार्केट शेयर का मतलब होता है कि उस मैन्युफैक्चरर के खरीदार 25% है, और 75% लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं बाकी मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं। लेकिन वो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है उसका मार्केट शेयर अगर मार्केट में 25% है, तो हम ये कहते हैं उसकी मोनोपोली है। मोनोपोली की दो टाइप हो सकती है: प्योर मोनोपोली, हैविंग 100% शेयर ऑफ द मार्केट। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने वाला उसका मार्केट शेयर 100% है, लाइक के इलेक्ट्रिक, तो के इलेक्ट्रिक की इस वक्त प्योर मोनोपोली है। डोमिनेंट मोनोपोली का मतलब होता है अगर किसी प्रोडक्ट को बनाकर जो प्रोड्यूसर बेच रहा है उसका मार्केट शेयर 40% है, रिमेनिंग 60% लोग बाकी प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूसर जो 40% अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट में लोगों को, तो वो डोमिनेंट मोनोपोली कहलाती है। एक मोनोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एक मोनोपोली मोनोपोलिस्ट उस वक्त कहलाता है जब वो सिंगल सेलर होता है, यानी 100% उसका मार्केट शेयर हो। बेरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, एक मोनोपोलिस्ट की चाहत होती है कि वो जो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है कोई और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके बिजनेस कंपटीशन में इंटर ना हो, और इंटर ना हो और ना ही एग्जिट हो सके। सवाल ये पैदा होता है, सर इंटर होने के लिए तो बैरियर हो सकता है, एग्जिट होने के लिए बैरियर क्या है? इसको भी हम थोड़ी देर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नो क्लोज सब्सिट्यूट्स, जो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है उसका मार्केट में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल ना हो। याद रहे, सब्सिट्यूट हो सकता है मगर क्लोज सब्सिट्यूट ना हो। फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है जो बहुत कम मुनासिब कीमत पे बिजली सप्लाई कर रहा होता है, लेकिन उसके सब्सिट्यूट मार्केट में मौजूद हैं। कौन है? जनरेटर अवेलेबल है, ठीक है, सोलर पैनल अवेलेबल है। लेकिन ये सोलर पैनल और जनरेटर सब्स्टिट्यूट तो हैं मगर क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं है, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक की आज भी मोनोपोली है। प्राइस मेकर, एक मोनोपोलिस्ट ये बात जानता है कि वो जो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है वो अपने आप में अकेला है, उस जैसी प्रोडक्ट कोई और नहीं बना रहा, तो वो अपनी मर्जी की प्राइस सेट करता है। इसको प्राइस सेटर या प्राइस मेकर भी कहते हैं। कंपैटिटिव के अंदर भी हमने देखा था, वहाँ हेडिंग थी प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब ये था कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है, प्राइस वो ऑन करनी पड़ेगी, उसी प्रोडक्ट पे उसी प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। लेकिन एक मोनोपोलिस्ट अपनी मर्जी की प्राइस सेट करता है।
व्हाई डू मोनोपोलीज अराइज, किस तरह वजूद में आती हैं मोनोपोलीज? फर्म हैविंग टोटल कंट्रोल ऑफ अ मार्केट, अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट बना के बेचते हैं जिसका टोटल कंट्रोल आपके पास है। सक्सेसफुल इन कटिंग कॉस्ट, आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि आप जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट आपने बड़ी मिनिमाइज कर दी है, जिसकी वजह से आप बहुत कम कीमत पे उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। और जब बहुत कम कीमत पे बेचते हैं तो आपके कंपैटिटर मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं या ड्रिवन आउट हो जाते हैं। रिस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द कंज्यूमर टेस्ट, आप बड़ी तेजी से कंज्यूमर के आने वाले टेस्ट की तब्दीली को रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं रिस्पॉन्डिंग चेंजेस के अतबार से, तो नोकिया की एग्जांपल हुआ करती थी कि उसकी मोनोपोली थी, कि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लोगों के कंज्यूमर के टेस्ट के मुताबिक चेंज लाना छोड़ा, तो वो खुद ही मार्केट से ड्राइव आउट हुआ। ड्रिवन आउट राइवल फर्म्स एंड कैप्चर द होल मार्केट, ड्रिवन आउट राइवल फर्म्स का मतलब ये है कि आप अपने कंपैटिटर को मार्केट से बाहर निकाल दें, जैसे कि नोकिया ने कर रखा था। लेकिन उसके बाद एंड्रॉयड आते के साथ ही सैमसंग ने यह काम नोकिया के साथ किया। मर्जर एंड टेक ओवर, दो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर एक ही जैसी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और वो मर्जर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जैज और वारिद ने मर्जर कर लिया है। लेकिन इसी तरीके से जैज वारिद मर्जर करने के बाद यूफोन, जोंग और टेलेनोर भी अगर मर्जर कर लें तो फिर इनकी मोनोपोली हो जाएगी। याद रहे, एक ज़माने पे मोनोपोली सिर्फ मोबिलिंग जैज की हुआ करती थी, क्योंकि उसका कोई कंपैटिटर मार्केट में मौजूद नहीं था। टेक ओवर का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को, बिजनेस को खरीद लें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक ज़माना था, एक आइसक्रीम बिका करती जिसका नाम था पोल्का। पोल्का की मोनोपोली हुआ करती थी। वॉल्स जब आया तो वॉल्स ने उस पोल्का को खरीद लिया, उसे टेक ओवर कर लिया, और अब तकरीबन किसी हद तक मार्केट, वॉल्स की मोनोपोली मार्केट में पाई जाती है। में एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट, यानी स्टार्ट से ही वो एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कोई और उस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेचा नहीं करता था। लाइक के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में, जैसे कि पहले के ई एस सी इसका नाम था जब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन जब प्राइवेट हुई तो उसका नाम के इलेक्ट्रिक कर दिया। इट एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। और एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट की एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर मैं आपको दूं, तो उसकी भी है मोबिलिंग जैज की। मोबिलिंग जैज स्टार्ट से ही उसकी मोनोपोली थी, लेकिन बाद में इस मोनोपोली को ख़त्म किया गया जब गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया मोनोपोलिस्टिक पावर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मोनोपोलिस्टिक पावर को ख़त्म कर दिया था। कैसे ख़त्म कर दिया था? यूफोन, टेलीनॉर, वारिद, जोंग, इन सब को अलाउ किया कि वो भी मोबिलिंग जैज की तरह अपनी सिम नेटवर्क मार्केट में शुरू करें पाकिस्तान में। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट ग्रांट करती है मोनोपोलिस्टिक पावर। मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं कर सकता। तो और अगर कोई ऐसा करेगा तो ये इलीगल कहलाएगा टू एंटर इन द मार्केट। पेटेंट, पेटेंट का मतलब ये होता है कि कोई ख़ास तौर पे मेडिसिन कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट की मेडिसिन इजाद करता है। फॉर एग्जांपल, कोरोना की कोई वैक्सीन इजाद हो जाती है, और उस वैक्सीन को WHO इस बात की ऑथराइजेशन देता है कि उस फार्मूले को अगले 5 साल तक या 10 साल तक कोई और कॉपी नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई उसे कॉपी कर लेगा, तो जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया, इजाद किया, उसने लाखों करोड़ों रुपए उसकी रिसर्च पे खर्च किए थे, और जो उसे कॉपी करके बेचेगा वो उसका प्रॉफिट फौरन से हासिल कर लेगा। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है उस पर्सन को कि उसके फार्मूले को कोई कॉपी नहीं कर सकता अगले 5-10 साल तक। तो ये पैटेंट कहलाता है, जिसकी वजह से उसकी मोनोपोली कायम रहती है। वाई डू मोनोपोलीज कंटिन्यू, सम मोनोपोलीज किस तरीके से कंटिन्यू रहती हैं? बैरियर्स टू एंट्री, यानी कुछ मोनोपोलिस्ट या प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं, वो इस चीज़ पर रुकावट कायम रखते हैं कि कोई और इस बिजनेस को या प्रोडक्ट को बना के मार्केट में ना बेचे। और ये बैरियर किस तरीके से मेंटेन करते हैं? लीगल बैरियर और पैटेंट, गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ने ली हुई है कि लीगल बैरियर है, कोई और इस प्रोडक्ट को कराची में सप्लाई नहीं कर सकता, या फिर गवर्नमेंट से उस चीज़ के वो पैटेंट ले लेते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इतने लार्ज स्केल पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि कोई और उस जैसी प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल नहीं कर सकता। याद रखिएगा, जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है आपको? न्यू फर्म अनेबल टू प्रोड्यूस एट अ लो यूनिट कॉस्ट, आप इतनी कम कीमत पर उसको प्रोड्यूस करते हैं कि एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर इतनी उस प्रोडक्ट को बना ही नहीं सकता, जिसकी वजह से आपकी मोनोपोली कायम रहती है और कोई इंटर नहीं होता। एक्सपेंसिव टू सेटअप अ न्यू फर्म, कोई भी न्यू फर्म इस महंगे बिजनेस सेटअप के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे हो रही है। क्रिएशन ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, बाज़ औक़ात आप अपनी प्रोडक्ट की लॉयल्टी इतनी बना लेते हैं
कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट छोड़कर किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ स्विच नहीं करता और आप वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाकिस्तान में चाय की पत्ती को लेकर टपाल की ब्रांड लॉयल्टी पाई जाती है। हालांकि लिप्टन है, सुप्रीम है, एवन है, और भी बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं, लेकिन लिप्टन की एक ब्रांड लॉयल्टी मौजूद है जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को कोई कस्टमर स्विच नहीं करता। मोनोपोलीज एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसा कि सऊदी अरेबिया के अंदर गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को एक्सेस दिया हुआ है कि वो ज़मीन से पेट्रोल निकाल सकते हैं। हर मैन्युफैक्चरर सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर अपनी मर्जी से पेट्रोल ज़मीन से नहीं निकाल सकता। तो रिसोर्सेज का एक्सेस अगर गवर्नमेंट किसी को देती है तो उसकी मोनोपोली कायम रहती है। वाई डू मोनोपोलीज कंटिन्यू के अंदर हमारे पास अगली हेडिंग है बैरियर्स टू एग्जिट। अब सवाल पैदा होता है कि आप किसी पे बैरियर लगा सकते हैं कि वो उस प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंटर ना हो पाकिस्तान में या मार्केट में। एग्जिट के लिए बैरियर किस तरीके से लगा सकते हैं? स्टॉप न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। बेसिकली एग्जिट का बैरियर भी यही होता है कि आप आने वाली न्यू फर्म्स को इंटर ना होने दें। जब वो इंटर नहीं होगा तो वो एग्जिट भी नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आने वाली फर्म जो कि के इलेक्ट्रिक की तरह अगर कराची में कोई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए 50 साल का या 100 साल का। इतना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि वो एग्जिट होने का सोचने के लिए भी 10 दफा सोचे कि इंटर होना ही उसके लिए बवाले जाल बन सकता है। इसलिए वो उस कंपटीशन में दाखिल ही नहीं होता और फिर के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली मेंटेन रहती है। संक कॉस्ट, बाज औकात लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है। संक का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो रिकवर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक इक्विपमेंट। अगर आप गौर करें, पेप्सी और कोका कोला अभी सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट की वजह से थोड़ा सा उसकी कंजम्पशन कम हुई है, लेकिन कोका कोला और पेप्सी की लार्ज स्केल इंडस्ट्री होने की वजह से इतना कोई हेवी इन्वेस्टमेंट थी एडवर्टाइजिंग के ऊपर या इंडस्ट्री को लेके, स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स को लेके, कि कोई और कंपैटिटर उस जैसे कंपटीशन में दाखिल नहीं होना चाहता। क्योंकि अगर वो अपनी ब्लैक कॉलो को मार्केट में बेचना चाहता है तो उसको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे एडवर्टाइजिंग पे, तब जाके वो compete कर पाएगा पेप्सी को या फिर कोका कोला को। और वो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो रिकवर नहीं हो सकती, कैन नॉट बी रिकवर्ड इट इफ द फर्म लीव्स। अगर मीज़ान या कोई और कंपैटिटर जो ब्लैक कॉलर बना रहा है, अब अगर वो एडवर्टाइजिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर देता है या इक्विपमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, और अब वो अगर उसकी प्रोडक्ट नहीं चल पाती और वो लॉस पे जाता है, तो ये 10 15 20 25 करोड़ रुपए रिकवर नहीं हो सकते अगर वो इस कंपटीशन से निकल कर जाता भी है। तो यानी कि बाहर निकलने की कॉस्ट, एग्जिट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो कि वो इंटर होने से पहले 10 दफ़ा सोचे, जिसकी वजह से एक मोनोपोलिस्ट की मोनोपोली कायम रहती है। अच्छा जी, इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, यकीनन एक मोनोपोली की कोशिश होती है कि वो इंटर होने पे, दूसरे प्रोड्यूसर्स के इंटर होने पे बैरियर लगा देता है। ना कि सिर्फ इंटर होने पे बैरियर लगाता है, बल्कि वो ऐसी पॉलिसी सेट करता है कि एग्जिट होने पे भी बैरियर लगा देता है, जैसे कि अभी हमने स्टडी किया। तो जिसकी वजह से दोनों केसेस में एक मोनोपोलिस्ट जो होता है वो बीच में सिर्फ क्या कर रहा होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर रहा होता है। लो प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर रहा होता, नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर रहा होता है, जैसे कि के इलेक्ट्रिक इस वक्त कर रहा है। और हाई से हाई प्राइसेस सेट करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि कराची के कंज्यूमर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि जहाँ वो स्विच कर सके। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, फर्म्स आउटसाइड द इंडस्ट्री मे नॉट बी अवेयर ऑफ द हाई प्रॉफिट। अब के इलेक्ट्रिक के अलावा जो बाहर की मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, वो नहीं जानते कि के इलेक्ट्रिक कितना प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है। इफ़ दे डू नो द हाई प्रॉफिट एंड वांट टू एंटर द मार्केट, लेकिन अगर वो जान भी लें कि वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट के इलेक्ट्रिक एंजॉय कर रहा है, लेकिन तब भी वो एंटर नहीं हो सकते, इस बैरियर की वजह से एंट्री पर भी है और एग्जिट पर भी है। द बिहेवियर ऑफ मोनोपोली मार्केट, एक मोनोपोली मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है? मोनोपोलिस्ट अगर, एक मोनोपोलिस्ट यानी कि एक प्रोडक्ट जिसकी डिमांड मार्केट में मौजूद है, कि इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन है, या फिर एक साबुन जो मार्केट में एक मोनोपोलिस्ट मार्केट में बना के बेच रहा है, और वो एक अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करता है, फॉर एग्जांपल 30। अगर वो 30 प्राइस सेट करता है तो इस 30 प्राइस पर उस प्रोडक्ट के खरीदार जो मार्केट में होते हैं, वो कितने प्रोडक्ट खरीदते हैं, कितने यूनिट्स खरीदते हैं? 6,000 यूनिट्स खरीद पाते हैं।
लेकिन अगर एक मोनोपोलिस्ट भी ये चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है या जो उसकी कंजम्पशन है वो बढ़ जाए, वो चाहता है 6,000 से बढ़कर लोग जो है उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड करें, 8,000 डिमांड करें। तो याद रखिएगा, 8,000 डिमांड करने के लिए लोगों की अफोर्डेबिलिटी का इशू है। और लोग ये 8,000 यूनिट्स उसी सूरत में खरीद पाएंगे जब एक मोनोपोलिस अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 30 से कम करके कितनी कर दे, 20 कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मोनोपोलिस ये चाहता है उसकी प्रोडक्ट की डिमांड या कंजम्पशन मार्केट में बढ़ जाए 6,000 से 8,000, तो उसे लाजमी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ेगा 30 से 20। तो इसका मतलब ये हुआ, a monopoly has to make a choice. It can set the price like $30. It has to accept the level of the sales 6,000 units that consumer are prepared to buy at that price. If it decides to sell 8,000 units, it will have to accept the price of $20। यानी एक मोनोपोलिस को भी अपनी प्राइस को कम करना पड़ता है अगर वो अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना चाहता है। सेल प्रोड्यूसर कर रहा है यानी मोनोपोलिस कर रहा है, और जो कंज्यूमर है वो उसको क्या कर रहा होता है, डिमांड कर। तो डिमांड फ्रॉम द साइड ऑफ कंज्यूमर है। अब परफॉर्मेंस ऑफ अ मोनोपोली, एक मोनोपोलिस के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अ मोनोपोली could be relatively efficient and actually benefit to consumer। एक मोनोपोलिस्ट एफिशिएंट या बेनिफिशियल हो सकता है कंज्यूमर के लिए, कब, इफ इट प्रोड्यूसेस ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करता है तो उसकी यूनिट कॉस्ट कम आती है, और यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो सेलिंग प्राइस कम रखेगा। सेलिंग प्राइस कम रखेगा, जिस और सेलिंग प्राइस भी कितनी कम रखे, जो कंपैटिटिव मार्केट से भी कम हो। तो उस सूरत में ये एडवांटेज हो सकता है कंज्यूमर्स के लिए। इफ इट प्रिवेंट द वेस्टफुल डुप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट। कुछ कैपिटल इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी कॉस्ट रिक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल रेल ट्रैक्स, हमारे यहाँ जो रेल रोड पाई जाती है, हमारी जो ट्रेन सफ़र करती है, जिन ट्रैक पर सफ़र करती है उन्हें रेल ट्रैक्स कहते हैं, और उनकी कॉस्ट बहुत अरबों खरबों रुपए में आती है। अगर उसकी डुप्लीकेशन यानी बार बार रेल ट्रैक, अगर मिसाल के तौर पर रेल ट्रैक इस वक्त हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर के पास है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, मसलन बूजा एयरलाइन है, बूजा अपनी, या फिर एयर ब्लू है, या फिर और कोई और कंपनी है जो अपनी ट्रेन चलाना शुरू कर दे, तो हर एक को अपना अपना रेल ट्रैक बिछाना पड़ेगा। तो ये वेस्टफुल डुप्लीकेशन है, जबकि एक ही रेल ट्रैक पे सभी अपनी अपनी ट्रेन चला सकते हैं। तो एक मोनोपोलिस जो होता है इसका एडवांटेज ये उठाता है, मुल्क के अंदर इकोनॉमी के अंदर वेस्टफुल डुप्लीकेशन से बच जाते हैं और हेवी कॉस्ट से बच जाते हैं। इनेबल इट टू स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक मोनोपोलिस अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च करता है, जिसका फायदा क्या होता है, इंट्रोड्यूस न्यू इम्प्रूव्ड वेरिएशन। वो अपनी प्रोडक्ट की नई नई वेरिएशन इंट्रोड्यूस करा देता है। जहां मोनोपोली के एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन मे लीड टू इनएफिशिएंसी। कंपटीशन नहीं होता तो उसकी वजह से एफिशिएंसी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। लाइक के इलेक्ट्रिक इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा रहा है। और इनएफिशिएंसी क्या है, फेलियर ब्रेकडाउन होते हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, या फिर हाई प्राइसेस फेस करने पड़ रहा है। इट मे रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई टू पुश अप द प्राइसेस। के इलेक्ट्रिक इसका भरपूर इंजॉय कर रहा है कि वो सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज हो। प्रोड्यूस अ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब वो चाहे प्रोडक्ट बना के जो मार्केट में बेच रहा है अच्छी क्वालिटी की हो, गंदी क्वालिटी की हो, लोग वही खरीदेंगे, लोगों के पास कोई और अवेलेबल क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। कंज्यूमर कैन नॉट स्विच टू राइवल प्रोडक्ट। राइवल कहते हैं कोई और कंपैटिटर मार्केट में मौजूद हो। क्यों नहीं स्विच कर सकते, वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इट फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट। और फिर एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, मोनोपोली से जानता है कि जनाब कोई और मार्केट में कंपटीशन नहीं है, तो वो कंज्यूमर की चेंजेस के मुताबिक रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।